हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आगे के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स के बुक का टॉपिक है। इसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज पिछले वीडियोस में ले ली है। आज हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो एक बार जल्दी से आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ चीज़ें रिकॉल करवा दूँ, कुछ चीज़ें याद दिलवा दूँ। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जब भी हम किसी मोशन को स्टडी करते हैं, जैसे कि मान लो किसी बॉल का मोशन हो या किसी कार का मोशन हो, तो उस मोशन को स्टडी करने के लिए हम किसी एक लोकेशन को चूज करते हैं। जैसे मान लो इस मोशन को हम सड़क किनारे खड़े होकर देख सकते हैं, या इस मोशन को हम किसी छत से देख सकते हैं, ठीक है, या इस मोशन को हम किसी दूसरी कार से जाते हुए देख सकते हैं। तो ये सारी लोकेशंस जो है, चाहे वो सड़क हो गई, चाहे वो छत हो गई, चाहे वो दूसरी कार हो गई, ये सारी लोकेशन जो है वो क्या कहलाती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो जिस लोकेशन से हम मोशन को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? हम तीन परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस, जिनको हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में जिस भी पार्टिकल के या जिस भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना होता है, उसे एज ए पॉइंट पार्टिकल मानकर उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं। फिर उसके बेसिस पे निकाली जाती है उसके पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश जो होता है वो कैसे निकाला जाता है? स्थिति सदिश जो है वो आर वेक्टर बराबर में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। यहाँ आई जे के क्या होता है? आई जे के यहाँ पर यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हम इससे किसी पार्टिकल की पोजीशन निकालते हैं। अब यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? ये आई एक्स डायरेक्शन को शो करता है, जे वाई डायरेक्शन को शो करता है और के जेड डायरेक्शन को शो करता है। अगर हमने किसी का यूनिट ये पोजीशन वेक्टर जो है वो इस तरह से लिख दिया, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में हमें 4 मीटर आगे चलना है, माइनस 3j कैप मतलब वाई डायरेक्शन में हमें नीचे की तरफ 3 मीटर चलना है, और 5k कैप मतलब जेड डायरेक्शन में हमें 5 आगे चलना है। और इस तरह से हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये उस पॉइंट की लोकेशन होगी, और यहाँ पर उसका वेक्टर जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो है वो पोजीशन वेक्टर शो करता है। फिर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन का मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। मान लो हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में गति कर रहे हैं, ए से बी हम ऐसा टेढ़े मेढ़े जाते हुए ए से बी तक पहुंचते हैं। तो ए से बी के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो कैसे निकालते हैं? तो वो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे निकालते हैं? मान लो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पहले जो पॉइंट ए है उसकी पोजीशन निकाली r1, दूसरे पॉइंट बी की पोजीशन निकाली r2, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। उस डिस्प्लेसमेंट को हमने लिख दिया r12। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीधा ट्रायंगल लॉ लगाएं। तीन वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि तीन वेक्टर्स को अगर हम एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करें और दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में हो, तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हो, तो पहले वाले दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r1 और r12 एक ही ऑर्डर में है। r1 जहाँ खत्म हो रहा है, r2 वहां से शुरू हो रहा है, तो OA AB एक ही ऑर्डर है। तीसरा वेक्टर अगर एक उसी ऑर्डर में होता तो होना चाहिए था BO, लेकिन वो BO नहीं होकर वो क्या है? OB, अपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, इसलिए तीसरा वेक्टर इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसके बेसिस पर हम कह देते हैं भाई r12 हमारा जो होगा वो होगा r2 माइनस r1, यानी कि दो पोजीशन वेक्टर को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है बच्चों? डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम क्या निकालते हैं बच्चों? हम निकालते हैं वेलोसिटी।
वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा भाई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और रेट ऑफ चेंज का मतलब यानी दर का मतलब क्या हो गया, हमें टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम डेल्टा टी क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है, इस वेलोसिटी को हम जो है वो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, मतलब औसत वेग होता है ये। अब अगर हम इसमें ये लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। मैथमेटिक्स से आप जानते हो ये जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो ये डेल्टा का साइन जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, ये डी आर बाई डी टी हो जाता है, ठीक है। तो पहली वाली वेलोसिटी तो थी एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो है जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो ये बन जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि तात्क्षणिक वेग। भाई एवरेज का मतलब तो क्या हो गया, एवरेज का मतलब तो हो गया कि एक लंबे टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी आती है निकल कर वो एवरेज होती है। जैसे मान लो एक कार जो है 4 घंटे में जो है 600 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 600 ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई और 4 घंटे हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर 150 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज हो गई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कार किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब वो मान लो किसी एक माइलस्टोन से गुजर रही थी, ठीक है, एक पत्थर रखा हुआ था उससे गुजर रही थी कार, उस समय उसकी क्या वेलोसिटी थी, ठीक है, वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि उस मोमेंट पर कोई टाइम टी था, उससे थोड़ा सा वो आगे जब बढ़ी, यानी कि टाइम क्या हो गया, टी प्लस डी टी हो गया। तो टी प्लस डी टी टाइम में उसने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर की, पहले वो आर डिस्टेंस पर थी, आर से उसने आर प्लस डी आर डिस्टेंस कवर की। तो थोड़ी सी डिस्टेंस और थोड़े से टाइम इंटरवल को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उस मोमेंट पर जो है वेलोसिटी आ जाती है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि वेलोसिटी में अगर चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे एक बॉल को अगर आप गिराते हो जमीन की तरफ, तो वो जैसे जैसे नीचे जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसको आप अगर उछालते हैं हवा में तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इनमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक फैन है, वो फैन का स्विच जब आप ऑन करते हो तो पहले वो धीरे धीरे चलता है, फिर उसकी स्पीड तेज होने लग जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होने लग जाती है। तो हम कहेंगे उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और उसका स्विच बंद करोगे तब भी उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वो आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से निकालते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। तो वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से निकालते हैं। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, डी वी बाय डी टी। तो ये इस तरह से ये बेसिक चीजें हैं जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखी है, लेकिन हमें इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए इनको अच्छे से आना चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो हमने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब देखो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि भाई क्या होता है अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होता है पोजीशन, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वेलोसिटी, और क्या होता है एक्सेलरेशन। अब हम जो है वो टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया निर्देशांक रूपांतरण। तो पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो क्या चीज है, क्या हम निकालना चाहते हैं, फिर इसकी टेक्निकल लैंग्वेज नोट्स के लिए इसको समझेंगे। तो देखो हमने शुरू में पढ़ा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरह के मोशन को, जैसे यहाँ बॉल गिर रही है और कार चल रही है, ये एक ही इवेंट है, इसको हम अलग अलग लोकेशन से देख सकते हैं। हम इसको रोड से देख सकते हैं, हम इसको छत से देख सकते हैं,
हम इसको दूसरी किसी कार से देख सकते हैं। तो ये एक ही इवेंट को हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख सकते हैं। तो हम कोई इस तरह की इक्वेशन बनाएं जिससे इनके जो एक ही इवेंट के जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ले रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि निर्देशांक रूपांतरण। तो इसको लिख देते हैं हम कि द इक्वेशन that describe relation between the observation taken for same event from different frame of references। ठीक है, मतलब वे समीकरणें जो भिन्न भिन्न निर्देश तंत्र से एक ही घटना को जो हम प्रेक्षण लेते हैं, उन प्रेक्षणों के मध्य संबंध को दर्शाती हो, उसे हम निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आइए हम जो है कुछ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके कुछ अलग अलग केसेस होंगे, कुछ अलग अलग जो है वो घटनाएं होगी जिस पर हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है हम पढ़ते हैं किसके लिए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो। ठीक है, तो व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एट रेस्ट, जब दोनों निर्देश तंत्र जो है वो क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। एक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एस से डिनोट हो रहा है, दूसरा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमारा एस डैश से डिनोट हो रहा है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, और वो पॉइंट जो है वो पी है, वो पॉइंट पी के मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो मोशन को स्टडी करने के लिए हमें सीक्वेंस में चलते हैं हम। तो सीक्वेंस में हमें क्या क्या चाहिए होता है, मोशन को स्टडी करने के लिए पहले चाहिए होता है पोजीशन। ठीक है, तो हम पोजीशन देखते हैं उसकी, और उस पोजीशन को हम एस से भी देखते हैं और एस डैश से भी देखते हैं, और दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये जो पॉइंट पी है वो एस से जो इसका वेक्टर बनता है, वो वेक्टर क्या बनता है, वो वेक्टर बनता है मान लो आर। ठीक है, आर वेक्टर बनता है एस से, और हम इस पॉइंट पी का ही वेक्टर जो है वो बनाते हैं किससे, वो मान लो हम बनाते हैं एस डैश से। तो एस डैश से इसका वेक्टर बनता है आर डैश। ठीक है, और ये जो एस डैश है, यानी कि ये जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो खुद जो है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर बनता है, या कितना इसका वेक्टर बनता है, वो यहाँ पर इसका बनता है, ये एस से जो है वो आर नॉट इसका वेक्टर बनता है। ठीक है, तो ये जो तीन वेक्टर बनते हैं वो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से। देखो मैं इसको रीड्रॉ कर दूं यहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ ये हमारा जो एस डैश था, एस डैश को मैंने एक पॉइंट से शो कर दिया, ये हमारा एस हो गया, और ये हमारा कोई पॉइंट पी हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो है वो पी का जो वेक्टर बनाया वो क्या बनाया, आर, ये आर था। ठीक है, एस डैश का जो वेक्टर था वो क्या था, आर नॉट, और यहाँ P का ही वेक्टर S डैश से जो था वो क्या हो गया था, वो हो गया R डैश। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर थे। ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ये पहले तो आप नोट कर लें कि भाई यहाँ पर कौन सा वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो R वेक्टर है वो आर वेक्टर है किसका, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू S, मतलब S के सापेक्ष P का स्थिति सदिश। R डैश वेक्टर जो है वो क्या है, R डैश वेक्टर जो है
पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू S डैश, यानी S डैश के सापेक्ष P का स्थिति सदिश वो R डैश है, और R नॉट क्या है बच्चों, R नॉट है पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विद रेस्पेक्ट टू S। मतलब जो हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा निर्देश तंत्र है S डैश, उसका पोजीशन वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में, S के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर है। अब यहां पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। तो बाय यूजिंग कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि सेम ही ऑर्डर में जो दो वेक्टर है उसका सम जो है वो अपोजिट ऑर्डर वाले तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। तो यहां से हम यूं कह सकते हैं कि जो R है वो बराबर में होगा R नॉट प्लस R डैश के। ठीक है, R डैश के, ये R डैश ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें तो R डैश निकालना है, तो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश हो जाएगा R माइनस R नॉट। तो देखो यहाँ हम जनरली हमेशा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, उसमें से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस S होगा जिसके लिए हमें सारी चीजें पता है। सारी चीजें मतलब हमें जो है किसी पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर होते हैं, पोजीशन हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई, उसका एक्सेलरेशन हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है वो S के सापेक्ष हमें पता है किसी पॉइंट P के लिए, लेकिन हमें उसको फाइंड आउट करना होगा S डैश के सापेक्ष। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पर हमने ये कह दिया कि R डैश यानी कि पोजीशन जो होगी, पोजीशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू S डैश, P की जो पोजीशन है वो S डैश के रेस्पेक्ट में किसके बराबर में होगी, पोजीशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू S। ठीक है, मतलब जो भी पोजीशन उसकी S के रेस्पेक्ट में माइनस पोजीशन ऑफ S डैश विद रेस्पेक्ट टू S, मतलब जो S डैश की पोजीशन है उसको उसमें से माइनस कर देना है। इस तरह से हम पोजीशन निकाल सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम क्या करते हैं साथ में एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मान लो कि हम जो है एक व्यक्ति हम में से सड़क पर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो कार में जा रहा है। ठीक है, दोनों किसी एक पेड़ को देखते हैं। ठीक है, और दोनों अपने अपने तरह से ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि भाई पेड़ मेरे से जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, वो मेरे से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर कार जो है वो मेरे से कितनी डिस्टेंस पर है, वो मेरे से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो वो दो यहाँ पर वेक्टर बनाता है। एक वेक्टर बनाता है R का मतलब हो गया यहाँ पर पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू S। तो हमने यहाँ ये जो व्यक्ति है इसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना S, जो रोड पर खड़ा है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस S मान रहे हैं, और कार जो है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को S डैश मान रहे हैं, और जो पेड़ है उसको हम पॉइंट P मान रहे हैं। ठीक है, तो R जो है वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा कि भाई वो 100 मीटर दूर खड़ा है उससे पेड़। ठीक है, और क्योंकि ये x डायरेक्शन में है तो i कैप लिख देते हैं। y और z डायरेक्शन में यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है तो वो 0 0 हो जाएगी। तो ये हमारा r हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हम जो है r नॉट का मतलब क्या हो गया कि जो s डैश है उसकी पोजीशन s के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो वो हमें दिख रही है सीधी सीधी कितनी, 30 i कैप। अब हमें निकालना r डैश। तो r डैश का क्या फॉर्मूला बना था, r डैश का फॉर्मूला बना था r माइनस R नॉट। ठीक है, तो R हमें दिख रहा है सीधा सीधा 100 है, और 100 i कैप, और R नॉट कितना है 30 i कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 70 i कैप हो जाएगा। तो ये R डैश है। R डैश मतलब क्या आया, R डैश मतलब आया इस पॉइंट P की जो पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में, S डैश के रेस्पेक्ट में। तो वो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ से जो पेड़ होगा वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, 70 पर ही होगा। तो इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला निकाला है, जो हमने रिलेशन निकाला है वो ठीक ठीक फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भी पोजीशन कैसे निकालनी है। अब हम जो है वो सेकंड चीज देखते हैं। क्या हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन बनेगा।
तो आप एक चीज जब कैलकुलेट कर लेते हो, पोजीशन वाला जब फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हो तो बाकी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। तो देखो भाई, हमें पता है कि r डैश बराबर में कितना है, r माइनस आर नॉट। अब इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा डी आर डैश बाय डी टी, ये आएगा डी आर बाई डी टी, और ये आएगा डी आर नॉट बाय डी टी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज जो है कंडीशन रखी। वो कंडीशन क्या है, देखो जो भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं जिनमें हम जो है रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों ही क्या है, रेस्ट पे है। तो वो रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो आर नॉट था, आर नॉट किसको शो कर रहा था, आर नॉट शो कर रहा था पोजीशन ऑफ एस डैश, यानी कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि पहले के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को शो कर रहा था। अब हम कह रहे हैं कि ये तो बेचारा मूव नहीं कर रहा, तो इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो रेस्ट पे है। तो डी आर नॉट बाय डी टी जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या रिलेशन बना, बड़ा इजी सा रिलेशन बना, डी आर डैश बाय डी टी इक्वल्स टू डी आर बाय डी टी। अब डी आर डैश बाय डी टी का मतलब क्या हो गया कि जो भी पॉइंट P है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू S डैश, तो हम इसको लिख देते हैं V डैश। ठीक है, बराबर में वो कितनी हो गई, dr बाई डी टी हो गई। तो dr बाई डी टी का मतलब क्या हो गया कि उसी पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू S। तो मतलब क्या निकलता है इसका मतलब ये निकलता है कि जब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो, तो वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी चीज के मोशन को स्टडी कर रहे हो तो दोनों के रेस्पेक्ट में वो चीज सेम ही वेलोसिटी से मूव करेगी। भाई सीधी सी बात है कि एक कार जा रही है, ठीक है, उसको चाहे हम जो है सड़क से देखें, चाहे हम जो है छत से देखें, ठीक है, पोजीशन दोनों के लिए, कार की पोजीशन दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन कार की जो स्पीड होगी, कार की जो वेलोसिटी होगी, दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। जैसे हमने कह दिया कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर इसके रेस्पेक्ट में भी 20 होगी और इसके रेस्पेक्ट में भी 20 ही होगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन हम किसका करेंगे, हम करेंगे एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे बच्चों, तो हमें पता है कि भाई v डैश बराबर में v है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये क्या आ जाएगा, dv डैश बाय dt बराबर में dv बाय dt। यहाँ वेक्टर जरूर लगाएं, तो dv डैश बाय dt क्या हो जाएगा, a डैश बराबर में a, यानी कि वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। मतलब चेंज जो होगा वो केवल किस में होगा, पोजीशन में होगा, और वो चेंज कैसे निकालेंगे, r डैश इक्वल्स टू r माइनस आर नॉट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। वैसे ये चीज जो है काफी इजी सी है, इसके लिए हम बिना इक्वेशंस के भी ये सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन हम जो है एक तरीके को सीखते हैं कि भाई कैसे हम रिलेशन निकालते हैं, उस हिसाब से हमने जो है ये फर्स्ट हमने जो है केस पढ़ लिया कि जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं। आइए एक और केस पढ़ते हैं हम। दूसरा केस हम देखते हैं, when S is at rest and S dash is moving with uniform velocity। अब हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, यानी कि निर्देशांक रूपांतरण निकालेंगे, जिसमें से एक फ्रेम रेफरेंस जो है वो S वो तो रेस्ट पे है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश मूव कर रहा है, लेकिन मूव कैसे कर रहा है, एक ही वेग से मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है जो कि रेस्ट पे है, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट P को देख रहे हैं, उनके लिए पॉइंट P की जो स्थिति है, उसकी वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन है, वो हम उसका रिलेशन निकालेंगे S और S डैश के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो इस कंडीशन को एक एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे भाई हम S प्रेम हमारा क्या हो गया, S प्रेम हमारा रोड हो गया, रोड से हम देख रहे हैं, और S डैश प्रेम क्या हो गया, S डैश प्रेम हमारी कार हो गई। ठीक है, जो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ हमारा क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमें इनका रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले हम किसका रिलेशन निकालें, हम पहले रिलेशन निकालते हैं पोजीशन का, यानी कि स्थिति का। ठीक है, तो वही तरीका हम अपनाते हैं। हम एक बार के लिए कि भाई ये इजीली इनकी जो है वो वेक्टर को शो कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, S S डैश और P तीनों को पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा S है, जो ओरिजिन है S का वो ये है, और ये S डैश का ओरिजिन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो हम पॉइंट P को जब देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, S से देखते हैं, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो R बनता है। ठीक है, उसी पॉइंट P को जब हम S डैश से देखते हैं, तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर बनता है वो R डैश बनता है। ठीक है, और जो S डैश को जब हम S से देखते हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर R नॉट बनता है। तो पिछले डेरिवेशन की तरह यहाँ पर भी आप देखो कि ट्राइंगल बनता है, वो ट्राइंगल पर हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। तो ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, R नॉट प्लस R डैश इक्वल्स टू R। तो इससे हमारे पास R डैश कितना हो जाएगा, R माइनस R नॉट। तो ये तो वही सेम ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर हमारा जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश है वो लगातार मूव कर रहा है, वो लगातार मूव कर रहा है और एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, तो ये जो R नॉट है ये फिक्स नहीं रहेगा, ये R नॉट चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो R नॉट उसकी पोजीशन है, और पोजीशन कैसे चेंज होती रहेगी, तो हम कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, तो किसी टाइम t में उसकी जो पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, v इंटू टी हो जाएगी। तो R नॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, vt लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है ना भाई। ये जो है भाई हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम होता है, तो पोजीशन बराबर में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वो वैल्यू हम इस पे रख देते हैं। तो R डैश बराबर में जो है वो हो जाएगा R माइनस में R नॉट की जगह पर vt। तो ये हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई, किसके लिए हो गई, पोजीशन के लिए हो गई। ठीक है, इसमें जैसे हम बात करते हैं कि भाई ये जो कार है, वो कार जो है वो मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देती है, और शुरुआत में ये इस आदमी के पास में ही खड़ी थी। ठीक है, और ये आदमी जो है उस पेड़ को देख रहा है। ठीक है, तो अब इस कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, पेड़ उससे जो है वो कितना डिस्टेंस पर है, मान लो 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमारे पास R जो है वो कितना हो गया, 200 हो गया। अब हम देखना चाहते हैं भाई कार के रेस्पेक्ट में किसी टाइम t के बाद में इस पेड़ की पोजीशन क्या हो जाएगी, तो वो होगी R डैश। तो R डैश बराबर में कैसे होगी, R माइनस में vt। तो v कितना है, 20 i कैप, और साथ में मान लो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई 4 सेकंड बाद में इस कार के रेस्पेक्ट में पेड़ कितना दूर होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं t, v इंटू टी, यहाँ i कैप, तो ये हो गया 80। तो 200 माइनस 80 तो कितना हो गया, 120 i कैप। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, भाई शुरुआत में दोनों से पेड़ 200 मीटर दूर था,
4 सेकंड में कार जो है 80 मीटर आगे चली जाती है, तो 80 आगे चली गई। अब पेड़ उससे कितना दूर है कार से? सीधी सी बात है 120 मीटर ही दूर होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं पोजीशंस के बीच में, एक ही पार्टिकल की पोजीशन के बीच में दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वेलोसिटी यानी वेग का रूपांतरण। ठीक है, तो वो कैसे पढ़ेंगे हम, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी क्या होती है? पोजीशन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है r डैश बराबर में r माइनस में vt। ठीक है, r डैश बराबर में r माइनस में vt। r डैश यानी कि पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है? s डैश के रेस्पेक्ट में। r मतलब पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है? s के रेस्पेक्ट में है। v यहाँ पर वेलोसिटी किसकी है? s डैश की वेलोसिटी है s के रेस्पेक्ट में, और t यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, dr डैश बाय dt ये होगा dr बाय dt, और ये v तो यूनिफॉर्म है तो v तो कांस्टेंट रखते हैं, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसी पॉइंट p के बारे में बात कर रहे हैं, और उस पॉइंट p को जब हम s डैश से देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है vp डैश। ठीक है, vp डैश। dr बाई dt का मतलब हम उसको s से देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी vp, और ये माइनस का v ये किसकी होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खुद की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट p को हम देखें s के रेस्पेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी आती है vp, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश की वेलोसिटी है s के रेस्पेक्ट में v, तो उस पॉइंट p की वेलोसिटी s डैश के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? vp माइनस v। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी को माइनस करके हम जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P हमारा जो है वो मान लो हो गई एक कार, ये पॉइंट P है। ठीक है, जो जा रही है कितनी स्पीड से? जो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे है वो एक आदमी है जो सड़क पर खड़ा है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है। ठीक है, और हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश जो है वो एक छोटी दूसरी कार है जो S डैश है, जो जा रही कितनी स्पीड से? जो जा रही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हम कहते हैं कि ये जो 30 मीटर पर सेकंड है वो किसके रेस्पेक्ट में है? वो S के रेस्पेक्ट में है। हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी किसके रेस्पेक्ट में? S डैश के रेस्पेक्ट में। तो हमें गिवन है vp जो दिया हुआ है वो 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालनी क्या है? vp डैश का मतलब हमें देखना है कि ये जो दूसरी कार जा रही है उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ साथ में डायरेक्शन भी लिख दें i कैप। vp डैश हमें निकालनी है, तो vp डैश हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी i कैप लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने रिलेशन पढ़ा कि vp डैश अगर हमें निकालना है तो vp डैश कैसे निकलेगा? vp माइनस v से निकलेगा। तो vp कितना है? 30 i कैप है, v कितना है? 10 i कैप है, तो ये हो जाएगा 20 i कैप मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस कार के रेस्पेक्ट में इस कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसको आप इजीली समझ सकते हो कि भाई इसके रेस्पेक्ट में जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो कम ही होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये दोनों ही कार एक साथ मोशन स्टार्ट करती है। ठीक है, एक ही जगह से मोशन स्टार्ट करती है, एक जा रही है 30 से, एक जा रही है 10 से। ठीक है, और एक सेकंड बाद में क्या होगा कि ये कार तो बढ़ चुकी होगी 30 मीटर की डिस्टेंस और दूसरी कार जो है वो 10 मीटर ही आगे जाएगी, तो दोनों के बीच में जो गैप रह जाएगा वो कितना गैप रह जाएगा? 20। तो जो एक कार है दूसरे के रेस्पेक्ट में एक सेकंड में 20 मीटर आगे बढ़ी। अब मान लो कि 2 सेकंड बाद क्या होगा, तो 2 सेकंड बाद में ये 30 और 30 60 मीटर आगे बढ़ चुकी होगी, और ये 2 सेकंड बाद में
10 और 10 20 आगे बढ़ी है, तो ये 60 आगे बढ़ी है, 20 आगे बढ़ी है, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो 40 का रह जाएगा, मतलब 2 सेकंड बाद में 40 हो गया। ठीक है, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरी जो है वो हर सेकंड 20 मीटर ही आगे बढ़ पाती है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब अगर इसमें मान लेते हैं कि इसी एग्जाम्पल को हम मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि ये तो हमारा सड़क पर खड़ा बंदा है, एक कार जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी वो इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी कार जो है 30 मीटर पर सेकंड से जा रही थी वो इधर जा रही थी। ये हमारा P है और ये हमारा S डैश है। ठीक है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है इस बंदे के रेस्पेक्ट में, और वो कितनी है, वो है 30 मीटर पर सेकंड आई कैप प्लस का आई कैप। ठीक है, और S डैश की जो वेलोसिटी है यानी कि V जो है हमारे पास वो हो गया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। माइनस क्यों हो गया भाई, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस का हो गया। तो हमारे पास VP डैश जो आएगा वो आएगा VP माइनस V। अब VP कितना है 30 आई कैप, V कितना माइनस का 10 कैप, तो माइनस तो पहले से ही है और फिर माइनस का 10 आई कैप। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 10 आई कैप यानी कि 40 आई कैप मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। तो मतलब अगर ये कार 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है इस बंदे के रेस्पेक्ट में, तो दूसरी कार के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं वेलोसिटी का। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि त्वरण का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, हमने कहा कि भाई VP डैश बराबर में क्या आया, VP माइनस V। क्या करना होगा बच्चों, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वेलोसिटी दी हुई होती है तो हाँ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dVP डैश बाय dt बराबर में dVP बाय dt माइनस dV बाय dt। तो ये हमारे पास आ गया क्या, AP डैश मतलब पार्टिकल P का जो एक्सेलरेशन S डैश के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा AP। ठीक है, माइनस, अब ये देखो हमने कहा कि भाई V किसकी वेलोसिटी है, V यहाँ हमारे S डैश की वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कैसी है, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब चेंज नहीं हो रही, और जो चीज चेंज नहीं होती है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 अंडा। ठीक है, तो ये 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो AP डैश है वो AP के ही बराबर है। तो इसका अर्थ ये निकला कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी किया जाए उनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम होंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दो तरह के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस किए आज। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, नोट्स उतारें। ठीक है, इसके असाइनमेंट सॉल्व करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है वो अपनी क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है।